हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की फिर हमारी जो क्लास है वो आपके एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस पेपर्स और उनके जो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एयरफोर्स और नेवी के अंदर पूछे गए हैं। आज जो हमने टोटल, जैसे आप पिछली बार भी बताया था, 20 क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, उसके शेड्यूल के हिसाब से 4 क्वेश्चन हमने कॉम्प्रीहेंशन जो पेसेज होते हैं उसका हमने कट कर दिया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्लीट पेपर शेड्यूल्स फॉलो किया जाएगा। मैं चाहता हूँ फटाफट अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर कीजिए। हम जस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी वेटिंग के, और एक टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें। पिछली बार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लगभग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। ये काफ़ी बेनिफिशियल आप सबके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन अब फिनिश होने को ही है, लगभग हो गया, अब ओपन हो रहा है, तो पेपर अब कभी भी लग सकते हैं आपके, इसलिए अपने आप में आप बिल्कुल रेडी रहिए। और जो आज जो पेपर लग रहा है ये सोच के बैठे कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हैं, उस थॉट के साथ आप प्रोसेस के साथ अगर दोगे तो इस क्लास का आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हम डिस्कस करेंगे। चलो मैं शुरू करता हूँ। फटाफट आप अपने फ्रेंड्स को शेयर वगैरह, इसको जितने ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें फटाफट शेयर कीजिए। बस मैं आधे से ना लगभग आधे मिनट बाद में मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, फटाफट रेडी हो जाइए। सिक्सटीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार ये रिपीट भी होते हैं। ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, चाहे आप एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हो, नेवी की, एलडीसी की, एसएससी की, सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, पर ज़्यादा फोकस हमने नेवी और एयरफोर्स को रखा है इसके अंदर। इसलिए एयरफोर्स का जो आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, फटाफट इसको सोल्व कीजिए। ये नाउन से रिलेटेड है। आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें टाइम साथ में चल रहा है। 30 सेकेंड के जस्ट बाद में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो कौन सी कैटेगरी का है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलो अपन इसका डिस्कशन देखते हैं। आंसर फटाफट दिया करें। एक तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करें, वो कोशिश यही रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, माउंट आबू इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। इसमें एक्चुअल में 3 नाउन लिए गए हैं, माउंट आबू, कश्मीर और राजस्थान। वैसे इसकी कैटेगरी देखें तो प्रॉपर नाउन की होती है, इज द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। ओके फ्रेंड्स, तो लेकिन होता क्या है, जब हम किसी नाउन का कंपेयर किसी फेमस नाउन से करें तो उसके पहले आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और जब यहाँ आर्टिकल द यूज किया जाएगा तो ये प्रॉपर ना होकर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो माउंट आबू तो यहाँ पर क्या है, माउंट आबू इज द प्रॉपर नाउन। एंड जो कश्मीर वैसे तो प्रॉपर होता है, पर इसके पहले आर्टिकल लग रहा है, उससे अपन कंपेयर कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन कश्मीर इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। तो राइट आंसर इज सी, है ना। लगभग स्टूडेंट्स एक दो ने ट्राई किया, आप आंसर जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट सोल्व कीजिए दोस्तों, आंसर जरूर दें। आंसर को नहीं टाइप करें।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें, 30 सेकेंड होते ही मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। ये पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन एक में ही पुटअप किए ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ओके, टाइम इज ओवर, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है गॉड दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, ये प्रोवर्ब है, आपको मालूम है, कहावतें हैं, और इसमें यह है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पहले में क्या होगा, पहले में होगा गॉड हेल्प्स। क्योंकि गॉड यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और गॉड एज ए सिंगुलर नाउन काम में आता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लगाएंगे, पहले में लगाएंगे हेल्प्स। तो हेल्प्स होते ही आपके सामने ऑप्शन कौन सा आ गया, बी और सी आ गया। फर्स्ट और जो फोर्थ आंसर है वो कट हो गया। अब इन 2 में से लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसको समझने की कोशिश करना। सेंटेंस इस टाइप से लिखा हुआ है कि गॉड यू इन दिस सिचुएशन। आप अगर गौर फरमाओगे तो लास्ट में क्या दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है। एक्चुअल में दोस्तों ये है क्या, यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कई बार क्या करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिडन होता है। मॉडल पढ़ाया था, बताया था कि में यूजुअली क्या होता है, हिडन होता है। और हिडन होने की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आगे आपको मालूम है में लग गया और मॉडल के साथ यहाँ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या यूज होगा, हेल्प ही यूज होगा। यहाँ हेल्प्स का यूज करना क्या होगा, एरर हो जाएगा। देखिए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, हेल्प्स होगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, हेल्प्स एंड हेल्प। लगभग स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। वेरी नाइस, ट्राई करते रहें, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करें, आगे भी करते रहें। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप आंसर जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑनलाइन का मतलब, ये टेस्ट का तब निकलेगा जब आप उसमें कंप्लीटली पार्टिसिपेट करें। टाइमिंग का ध्यान रखें, स्क्रीन के ऊपर टाइम चल रहा है। यह है एडजेक्टिव से रिलेटेड। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया हुआ है एज ए सब्जेक्ट अगर वन दे रखा हो तो हम एडजेक्टिव के रूप में वंस का ही यूज करेंगे। वंस क्या होगा, सही होगा। आपको ऑप्शन में हिज, देयर, ये दिए होते हैं, ये होते हैं रॉन्ग। करेक्ट विल बी वंस। तो पहले में क्या होगा, वंस होगा। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा हो, एवरीवन दे रखा हो। क्लियर, एज ए सब्जेक्ट अगर आपको क्या दे रखा हो, एवरीवन दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। अक्सर आपको ऑप्शन में क्या मिलता है, आपको मालूम है टेक क्वेश्चन में एवरीवन वगैरह के लिए अपन दे यूज करते हैं, इसलिए आपको 100% ऑप्शन में या तो मिलेगा देयर, या फिर वन के हिसाब से जैसे वंस हुआ, एक ऑप्शन आपको मिलता है एवरीवन्स, जबकि ये दोनों ही रॉन्ग है। एवरीवन के लिए एज ए एडजेक्टिव हम यूज करते हैं किसका, हिज का। तो पहले में दोस्तों क्या होगा, वंस, और दूसरे में क्या होगा, हिज। तो करेक्ट आंसर इज द डी। कुछ स्टूडेंट्स ने ए और बी लेने की कोशिश की है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर विल बी डी। मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वन दे रखा है तो एडजेक्टिव के रूप में क्या काम में लोगे, वंस काम में लोगे। लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट एवरी वन दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, हम यूज करते हैं हिज का। इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड्स, दीपेंद्र सिंह वगैरह आप थोड़ा सा आंसर में ध्यान दें। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, फटाफट आप इसका आंसर दें।
ये है वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस से रिलेटेड। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं। ओके फ्रेंड, टाइम इज ओवर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, लगभग ज़्यादातर ए डी आंसर दे रहे हैं। चलो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादातर ले रहे हैं डी और ए। ओके, थोड़ा डिस्कस कर लें। देखो दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है हेड दे रखा है, और ये सेंटेंस है क्या कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट का। और आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हेड, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन। तो करेक्ट आंसर इज द हेड। क्या हो गया, सॉरी, हेड तो दे रखा है, तो हेड के आगे क्या लगेगा, स्पोकन लगेगा। आई थिंक क्लियर। स्पोकन आते ही कौन से हो गए, सी ऑप्शन कट हो गया। अब बच गए दूसरे में, आपको बताया हुआ, ये ध्यान देना, इसमें अक्सर गलती करते हैं। अगर सेंटेंस में हेड बेटर दे रखा है, एज अगर आपको क्या दे रखी है, वर्ब हेड बेटर दे रखा है, और उसके आगे अगर ब्लैंक दे रखी है, तो याद रखना यहां बेयर इन्फिनिटिव यानी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसलिए यहां किसका यूज होगा, स्पीक का यूज होगा। तो पहले में क्या होगा, स्पोकन, और सेकंड में क्या यूज होगा, स्पीक। सो करेक्ट आंसर इज ए। वेल डन स्टूडेंट्स, लगभग ने आंसर सही दिया, 2-4 को छोड़ के। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर भी अपन डिस्कस करते हैं। थोड़ा पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर टाइम मिलता है तो बीच में एक बार शेयर जरूर कर दें इसको, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी फटाफट कनेक्ट हो सके। ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। अब इसमें गलती क्या होती है, मैंने पहले पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मैरिड का वाक्य अगर क्या है, पैसिव वॉइस का है, तब तो नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। किसी के साथ अगर शादी होती है, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एक दो ने आंसर क्या किया है, टू के हिसाब से यहाँ पर क्या किया है, सी लिया है, कुछ ने विथ लिया है। तो दोस्तों सी और डी नहीं होगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अगर किसी की किसी से शादी होती है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, पहले जो अपन क्लास पेपर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफ़ी बड़ा एक कन्फ्यूजन है कि आपने कई बुक वगैरह में देखा है और एक सब पढ़ाया भी जाता है कि मैरिड के साथ अगर किसी व्यक्ति की महिला से शादी होती है तो विथ लगाते हैं ना, और अगर पुरुष की महिला से हो तो टू लगाते हैं, और महिला की पुरुष से होता हो तो क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। ये अक्सर कन्फ्यूजन है। तो मैंने बताया था वहाँ पर कि ऐसी कंडीशन में केवल किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, चाहे जेंट्स की लेडीज से शादी हो, चाहे लेडीज की जेंट्स से शादी हो। विद लगाना क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। अब हम ये बात है, किसी से देखो किसी की शादी हो नहीं रही, सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बात हो रही है कि ही की शादी कब हो गई, 11 साल की उम्र में हो गई। जब भी कोई टास्क किसी उम्र में हो, किसी एज में हो, एज का जो लेवल है वो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, एट का यूज होगा। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ रट लेते हैं कि मैरिड के बाद क्या लगता है, टू ही लगेगा, क्योंकि आपने पहले डिस्कस किया था कई विथ लगाते हैं, विथ तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर कोई ईयर दिया होता, जैसे 2005 होता तो अपन इनका यूज करते, कोई संडे वगैरह होता तो ऑन लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या एज के रेफरेंस में क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। काफ़ी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी था। आई थिंक इट्स क्लियर। और सनराइज जोशी, संजय कुमार, दीपेंद्र, रजित, काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन चल रहे हैं, वेरी नाइस। आप लगभग पार्टिसिपेट भी करें, ये भी अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि अपने आंसर को लें, खुद जज करें कि आपका लेवल कहाँ है, किस टॉपिक में आपके प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन। इसमें आप पूरे एक माइंड को कंसंट्रेशन करके अपने आंसर को देने की कोशिश की, क्योंकि मैं लगभग कन्फ्यूजन से रिलेटेड और वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन में पहले भी कई बार आया हुआ है और कंफ्यूज भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
आपका टाइमिंग वॉच स्टार्ट हो चुकी है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। मैं फालतू वेस्ट टाइम नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि अपन टाइम वेस्ट करें, आप फटाफट इसका पार्टिसिपेट करें, कॉन्सेप्ट समझें। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज मैन सर्वेंट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन इज द मैन सर्वेंट। अब देखो कई वर्ड्स होते हैं जिसके अगर पेयर वर्ड दे रखा है तो कई तो ऐसे वर्ड है जिनका सिर्फ फर्स्ट वर्ड का प्लूरल बनता है, कुछ है जिनके सेकंड का प्लूरल बनता है ना। तो कई स्टूडेंट्स तो क्या करें, इस हिसाब से इसका प्लूरल बनाए कि इसका प्लूरल बनाए, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें दोनों का प्लूरल बनता है। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें क्या होता है, लगभग दोनों पेयर का क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मीन, और सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, सर्वेंट्स। दोनों में क्या होगा, देखो यहाँ मैन का प्लूरल क्या हो गया, मीन। ये दोनों ही क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, वरना ज्यादातर क्या होते हैं, दोनों में से केवल एक का ही क्या होता है, चाहे काफी वर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ पहले वर्ड का या दूसरे वर्ड का, दोनों में से एक का ही क्या बनता है, प्लूरल बनता है। पर कुछ वर्ड्स हैं मैन सर्वेंट वगैरह जिनमें क्या होता है, दोनों के प्लूरल बनते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है। चलो दोस्तों, हम अगले, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज द सी। कुछ इसमें कुछ ने गलतियां किया, कुछ बी ए बी लगा रहे थे। करेक्ट आंसर इज द सी। वेरी नाइस। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर ब्राट में ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कई बार गलत भी कर देते हैं। कुछ आप ध्यान से चेक कीजिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 ये काफी बार आया है, यानी ये देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। ये तो ना नो सुनर वगैरह इस टाइप से या तो कंजक्शन पूछ लिया जाता है या वर्ब पूछ ली जाती है। मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें इंक्लूड की है। इससे रिलेटेड एरर भी काफी बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आपने अगर पहले एग्जाम दिए तो जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं साथ, आपने प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जरूर पाया है। इसलिए मैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट करके ला रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती है उनका टारगेट क्या होता है, उसका टारगेट होता है कि ऑप्शन ऐसे बनाए जाएंगे कि स्टूडेंट्स गलत हो। इसलिए हमें उन बारीकी को समझने की जरूरत है, और उन्हीं को लेते हुए मैं इनको समझा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एज ए सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, नो सुनर दे रखा हो। आपको मालूम है नो सुनर से अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो इसके साथ एवर्जन इफेक्ट लगता है, और ऐसी स्थिति में क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ये तो एवर्जन इफेक्ट है। मैंने पहले एक दो क्लास या तो पहले या दूसरी क्लास के अंदर हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती। ये अक्सर होने वाला एरर है। और इसके साथ पेयर याद रखिए, इसके साथ पेयर लगता है THEN। ध्यान देना, कई बार THEN दिया होता है और कई बार WHEN दिया होता है, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, WHEN दे रखा है, और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, THEN दे रखा है। इसलिए क्या हो गए, दो कट हो गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देन के हिसाब से कौन सा होगा, यहाँ या तो ए आंसर होगा या फिर बी आंसर होगा। ये तो क्लियर हो गया आपके। अब इसमें समझे डिड क्यों नहीं किया, डिड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर डिड होता तो आपको मालूम है डिड के बाद में आगे क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो यहाँ अगर यहाँ ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर आगे रीच दिया होता तो हम डिड लगाते। चूंकि यहाँ देखा रखा आगे ऑप्शन में देखो रीच दे रखा है कि सेंटेंस में, और रीच्ड होने की कंडीशन में हम किसका यूज नहीं कर सकते, यहाँ डिड का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज द बी, और बी कहीं ने दिया है, जिन्होंने दिया वेल डन स्टूडेंट्स। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। यह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब जो वर्ड अंडरलाइन कर रखा है अगर वो सही है तो नो इंप्रूवमेंट, वरना ऑप्शन ABC में से छांट के देखिए, आप पढ़ के देखिए चारों सेंटेंस। लीव की जगह लेफ्ट, हैड टू लीव होगा कि वुड लिव होगा। फटाफट कीजिए, टाइमिंग स्टार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको, याद हो तो,
कि अगर एग्जाम में इट इज टाइम के तुरंत बाद अगर ब्लैंक दे रखा हो तो आगे टू फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, लेकिन ये कंडीशन तो यहाँ है नहीं। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ है इट इज टाइम, और उसके बाद आपको बताया हुआ अगर सब्जेक्ट दे रखा हो तो आगे किसका यूज करोगे, सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। जब यहाँ प्रेजेंट है, पास्ट है तो हेड थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। आई थिंक इट्स क्लियर। वापस सुनिएगा, अगर इट इज टाइम के तुरंत बाद ब्लैंक तो टू फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो आगे किसका यूज करोगे, आगे हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसलिए दोस्तों यहाँ लीव का गलत, पहले तो ये क्वेश्चन समझो, क्योंकि शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, यानी यह है इट इज टाइम वी। अगर लिव के अंडरलाइन अगर आपको लगता है लिव की जगह क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, तो ए ऑप्शन लगाइए। आपको लगता है लिव की जगह हैव टू लिव होना चाहिए तो बी ऑप्शन लगाइए। अगर आपको लगता है वुड हैव होना चाहिए तो ऑप्शन सी लगाइए। और आपको लगता है कि लिव करेक्ट क्या है, ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट है, तो नो इंप्रूवमेंट लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेवी और एयरफोर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों, आपको मालूम है गलती है, यहाँ सब्जेक्ट इट इज के बाद में वी सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, तो यहाँ लीव ना होकर किसका यूज होगा, लेफ्ट का यूज होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए लेफ्ट। लगभग स्टूडेंट्स ने लास्ट में दिया है। पीयूष थोड़ा सा, पीयूष 2-3 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अगला है वो है एक्टिव पैसिव का। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफी बार एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एलडीसी, विभिन्न यूपीएससी प्रीवियस काफी एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यहाँ पर वर्ब वन जैसे यार दिस न्यूज की जगह कुछ वर्ड और आ सकता है। फटाफट इसको सोल्व कीजिए, 30 सेकंड होते ही मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। लगभग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, दैट्स वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, देन न्यूज सरप्राइज अस। आपको मालूम है देन न्यूज क्या है, सब्जेक्ट है, सरप्राइज क्या है, वर्ब है, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अस के स्टार्ट करोगे तो वी होगा, वीवर, और ये सब में दे रखा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पिछले में भी बताया था, सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद हम बाई का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। आई थिंक क्लियर। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरे में क्या दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है। तीसरा क्यों नहीं होगा, विद दे रखा है। चौथे में बाई दे रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ए। लगभग ने ए ही दिया है। वेल डन स्टूडेंट्स। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10। बस 16 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। बिल्कुल आप प्रॉपर्ली इसका आंसर दीजिए। और आप देख रहे हैं लगभग क्वेश्चन आपके पहले भी कई बार आए हुए हैं, और लगभग कंफ्यूज करने वाले से क्वेश्चन है। जो बीच में ऐड हुए हैं मेरे से, वो आप लास्ट में फिर जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड, और काफी इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए। मुकेश सैनी का है अभी तक तो आंसर। दीपेंद्र सिंह, मंजीत, विष्णु, वैक्सजल, संजय, दीपेंद्र, धर्मेश, संजय, सरजीत, हाँ लगभग आंसर दे रहे हैं। वेल डन। ओके फ्रेंड्स, चलो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ चलो अब मैं थोड़ा इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। व्हाट द सॉल्यूशन। तो फ्रेंड देखिए, माय फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझे कहा, ब्रेवो यू हैव डन। देखो अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, ब्रेवो से स्टार्ट होता है, ऐसी कंडीशन में जो ब्रेवो वर्ड है इसको तो अपन रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, सेड या सेड टू की जगह क्या होगा, अपलाउडेड का यूज होगा। और कनेक्टर के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, सेइंग दैट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माय फादर अपलाउडेड मी सेइंग दैट। इसके बाद यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार क्या होगा, आई होगा, आई। और हैव हैव चेंज होता है हेड में। सो करेक्ट आंसर इज द बी। बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक दो स्टूडेंट को छोड़ के लगभग ने क्या किया है, आंसर बी ही दिया है। वेल डन स्टूडेंट्स। चलो अगर अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर यहाँ डी क्यों नहीं हुआ। देखो डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदल रहा है, जबकि यहाँ क्या लगा रखा है, ही लगा रखा है। सो करेक्ट आंसर इज द बी। आई थिंक इट्स क्लियर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो काफी बार आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंटैक्स से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 30 होते ही मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, फटाफट आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है सिंटैक्स रिलेटेड, लगभग ने आंसर दिया है, ज़्यादातर बी सी डी में से चूज करें। पहले तो अपन इसको समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर एज ए सब्जेक्ट केवल वेजेज वर्ड दे रखा हो तो वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल लगती है। इट्स क्लियर। काफ़ी बार तो ये पूछा जाता है जैसे हिज वेजेज, माई वेजेज, देयर वेजेज, ये सब्जेक्ट दे रखा हो तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब यहां पर क्या दे रखा हो? अगर एग्जाम में वेजेज ऑफ सिन, बंद कीजिए यार, आवाज कम करो, आवाज कम करो। सिन, वेजेज ऑफ हार्ड लेबर, ये सब दे रखा हो तो वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से उठा के देखें तो प्लूरल वाले ऑप्शन बी और डी क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। अब सिंगुलर के बच गए, वॉज लगाएं कि इज लगाएं। इट्स क्लियर। तो देखो इसका भी अपन कंफ्यूजन समझते हैं। ये जो है द वेजेस ऑफ सिन खालिस्तान डेथ, एक्चुअल में ये बाइबल की लाइन है। बाइबल वैसे तो नॉर्मली क्या है? हिब्रू भाषा में लिखी है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो है इंग्लिश के अंदर। उसमें ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही आती है कि जब पाप का, अपनी हिंदी में भी काम मिलती है, पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है, वो ये द वेजेज ऑफ सिन। तो वेजेज ऑफ सिन यहाँ पर क्या है? ये एक कोटेशंस के रूप में, बाइबल की कोटेशंस के रूप में काम में आई है। और वहां पर क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में जब क्या करते हैं? स्टेटमेंट दे रखा हो, हम यूज करते हैं प्रेजेंट का। किसका यूज नहीं कर सकते? पास्ट का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ वॉज का यूज करना क्या होगा? गलत होगा। करेक्ट आंसर इज द इज। आई थिंक क्लियर। पहली बात तो वर्ब सिंगुलर लगेगी और ये फिक्स स्टेटमेंट है, इसलिए यूज किसका होगा? इज का होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट 30 सेकंड आपको मिलेंगे, इसको सोल्व कीजिए। टोटल 16 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रीहेंशन के कट कर दिए जो पैसेज के आते हैं। फटाफट पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए। सेंटिलाइजर जोशी, यार नाम बहुत नाइस रखा है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो जनरेशन का जो बच्चे होंगे इस समय, शायद नाम सैनिटाइजर, कोरोना ये रखे जाएंगे। अपने ग्रुप में भी एक तो कोरोना है, सैनिटाइजर है। चलो लगभग स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। वेल डन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम है टाइम, टाइम इज ओवर। चलो इसका सोल्यूशन आपको देखो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है कौन सा? 12वां, एडवर्सिटी। पहले तो इस क्वेश्चन को आप समझिए कहाँ कहाँ आया हुआ है। ये आया हुआ है एसएससी टायर फर्स्ट 2016 में, एसएससी एमटीएस 2013 में, इसके अलावा नेवी में, एयरफोर्स में, आरपीएससी में। इनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आपके साथ में एक स्क्रीन और ऐड की गई, आपको दिख पा रहा है। मेरी फर्स्ट नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एडवर्सिटी यानी होती है विपत्ति, गरीबी, दुर्भाग्य, बदहाली और तंगहाली, मतलब गरीबी की स्थिति। इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है मिसफॉर्चून। आप देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, सो आंसर विल बी डी। चलो इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। मिसफॉर्चून कैलेमिटी, विपदा के लिए आता है। अफिक्शन, अनलक्कीनेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स, साथ में एंटोनिम्स भी याद कीजिए। दिस डैश द प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। लगभग स्टूडेंट्स से थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, पर लगभग ने आंसर क्या किया? डी किया है। वेल डन स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज रिलेटेड टू सिनोनिम्स। नेक्स्ट सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सॉरी, एंटोनिम,
सिनोनिम तो करवा दिया। एंटोनिम जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 कैलस। ये भी काफी बार आया हुआ एग्जाम में, पहले आप सोल्व कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं कौन कौन से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर। अब इसको समझिए। पहले तो ये देखिए आप कौन कौन से ईयर में आया हुआ है। ये आया हुआ है एसएससी मल्टीटास्किंग जो एग्जाम होती है 2013 में, एसएससी एफसीआई एग्जाम 2012 में, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2011 में, नेवी में, एयरफोर्स में पिछली बार ही आया हुआ है, और एलडीसी में। इसके अलावा ये आरपीसी में भी पूछा हुआ है। इसलिए पहले वो क्वेश्चन जो काफ़ी मल्टी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। सो चलो इसका अपन सोल्यूशन देखें। एक स्क्रीन आपको और दिख रही है। केलस का जो मतलब होता है वो होता है कठोर या कठोर हृदय, बोलते हैं ना कठोर हृदय, जो जिसमें दया भाव नहीं होता, बेदर्द। इसके सिनोनिम्स होते हैं हार्डेंड, हार्टलेस, ऑब्डुरेट, अनफिलिंग और एपेथेटिक। इट्स क्लियर। लेकिन हमें क्या देखना है, एंटोनिम्स। कई बार देखो इसमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखने की कोशिश करें, कई बार वो एंटोनिम पूछता है लेकिन ऑप्शन के रूप में सिनोनिम डाल देता है, और सिनोनिम के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंटोनिम ऑप्शन में डाल देता है, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान देने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखा है पहला वर्ड ही मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बी से मैच कर रहा है, देखा ना, कंसर्न, टेंडर, सिंपैथेटिक और सेंसिटिव। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। आई थिंक इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कुछ गलती करने की कोशिश की, कई ए लगा रहे हैं, कई सी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी कहा है कि वोकेब के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जनरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी सी वोकेब के ऊपर आप फोकस ज़्यादा कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड है। और ये चारों वर्ड के जो दे रखे हैं चारों ही पूछे गए हैं कई बार। कुछ ईयर मुझे याद है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पूछा गया, पहले आप इसको सोल्व कीजिए फटाफट। ओके टाइम हो गया पर फिर भी मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कीजिए। रेखा, संदीप, बजरंग, हिमांशु, विष्णु, संदीप, रचित, नवीन, वैक्सल, हाँ लगभग आंसर दे रहे हैं, वेल डन। यही सही है। आप जब यहाँ जुड़ते हैं तो आप खुद को जज करें और लास्ट में टोटल जरूर लगाएं कि आपने कितने आंसर सही किए, कौन से टॉपिक में आपके माइनस पॉइंट। चलो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। ए प्रोसेस, देखो आपको पूरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी ताकि आप इन वर्ड्स को थोड़ा अच्छी तरह से समझ के। पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ईयर में आया हुआ, जहाँ तक मुझे याद है। ये एसएससी टायर एग्जाम 2000, एसएससी जो टायर 2000, अब फर्स्ट है सेकेंड है वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर एसएससी टायर 2015। ओके फ्रेंड्स, इसमें आया हुआ है। एयरफोर्स में ये सारे चारों ऑप्शन आपने जो प्रीवियस एग्जाम दिए हुए हैं स्टूडेंट वो इनको किए हुए हैं। इसके अलावा एलडीसी, इसके अलावा आरपीसी, ये प्रीवियस एग्जाम में सब में पूछे गए। चलो अपन ने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन और दिख रही है। इसका पहले तो मैं सही आंसर बता देता हूँ कि ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। अब चारों वर्ड यहाँ पर देखो डिस्कस किए गए। पहला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, मतलब ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप इसको लिख लेना पूरे को। इसको बोलते हैं नौकरशाही, मतलब ज़्यादातर डिसीजन कौन लेते हैं, जब कर्मचारी वगैरह लेते हैं, ऑफिशियल्स लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके क्लियर है। अब चारों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। दूसरा सेकंड है रेड टेपिज्म, मतलब ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, एक ऐसी जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती है। यही आपका क्वेश्चन था, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज द डिप्लोमेसी। आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा डिप्लोमेसी, काफ़ी बार जैसे प्रधानमंत्री या फिर कोई राजनीतिज्ञ बाहर का आता है तो आपने जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी वगैरह होती है, ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, इसको बोलते हैं कूटनीति। ये राजनीति में पॉपुलर वर्ड है, मतलब द प्रोसेस एंड एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस टिपिकल टू बाय ए कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड। विदेश में जो उसकी जो नीतियाँ वगैरह जो चलाई जाती है किसी व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिप्लोमेसी बोलते हैं। ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। नेफ्ट आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है। जब से उस हीरो की डेथ हुई है सुशांत सिंह राजपूत,
उसकी डेथ हुई तो ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है। कंगना रनावत ने भी ये वर्ड काफ़ी बार काम में लिया है कि नेपोटिज्म की बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या फैला हुआ है, नेपोटिज्म फैला हुआ है, मतलब भाई भतीजावाद, मतलब अपने रिश्तेदारों को ही क्या करना, आगे बढ़ाना, उनको ही हेल्प करना। ये कहलाता है, ये हर फील्ड में है। आपने देखा होगा जो प्रीवियस ऑफिसर वगैरह लगाते हैं वो अपने जानकारों को ज़्यादा लगाते हैं, या फिर कोई बड़े अधिकारी मंत्री अपने रिलेटिव्स को लगाते हैं। इसी बोलते हैं नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद, कुल पक्षपात या कनुपा परिस्थिति। देखो इसकी डेफिनेशन दे रखा है, द प्रैक्टिस अमंग दोज विथ पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरेट रिलेटिव्स और फ्रेंड स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। विशेषकर जब जॉब लगाने में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, दैट्स कॉल्ड द नेपोटिज्म। मेरे हिसाब से चारों वर्ड क्लियर होंगे, काफ़ी बार पूछे गए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके इसके अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। फटाफट आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज रिलेटेड टू इडियम्स एंड फ्रेजेज। एक राजपूत सचिन सिंगर है, इसको एक्सप्लेन करो। रेड टेपिज्म होता है ना, लाल फीताशाही। एक बार मैं आप सोल्व कीजिए, तब तक मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। रेड टेपिज्म होता है लाल फीताशाही, जब किसी काम में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, आप लोन लेने जाओगे तो लोन लेने के पहले वो आपसे फाइल बनवा लेते हैं, उससे लिखवा के लाओ, उससे साइन करवा के लाओ, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है 15, ग्रीस। देखो इसका एक तो प्रोनाउंसिएशन सुधारो कि इसको ग्रीस बोलते हैं, बोलो गाड़ी में ग्रीस लगा हुआ है। इट्स नॉट ग्रीस, इज द ग्रीज। जय बोलेगा लास्ट में, सनी बोलेगा। ग्रीज वंस पाम्स, किसी के हथेली के क्या लगाना, ग्रीस लगाना। 10+2 2014 में। इसके अलावा एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2011 में, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2010 में, एयरफोर्स में कम से कम जहां तक मुझे आइडिया 6-7 बार आया हुआ है, नेवी में लगभग 4-5 बार पूछा हुआ है, और प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीज वन पाम्स, किसी के हाथ के क्या लगाना, ग्रीस लगाना। अपने बोलते हैं मुट्ठी गर्म करना, मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। तो पहला हो गया टॉक टू समवन, किसी से बातचीत करना, टू फ्लेटर समवन, किसी की चापलूसी करना, टू बीट समवन, किसी को पीटना, और टू ब्राइब समवन, ब्राइब होता है रिश्वत देना। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। लगभग ने डी दिया है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज ओवर। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन। स्टडी प्रॉपरली